A very good morning, all of you. We all are at present studying the topic land classification. In part 1, we studied the need and the basis of land classification, and today we will study the patterns that some of the major countries of the world are applying for the classification of land. हम सभी भूमि वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं अभी, और हमारे पिछले वीडियो में हमने भूमि वर्गीकरण की नीड और उसके बेसिस का अध्ययन किया था। और आज हम विश्व की प्रमुख देशों में भूमि वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है या भूमि वर्गीकरण की क्या पद्धति है उसका अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भूमि के आदर्शतम और अनुकूलतम उपयोग के लिए उसकी आयोजना बनाई जाती है, और किसी भी आयोजना को बनाने के लिए हमें भूमि का वर्गीकरण आवश्यक रूप से करना होता है। यह वर्तमान में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज सीमित कृषि भूमि पर बढ़ते जनसंख्या भार की समस्या को हल करना एक बेहद ज़रूरी पहलू हो गया है भूमि उपयोग का। और इसके साथ ही इस बढ़ते जनसंख्या भार की वजह से जो सीमित भूमि है और उसके असीमित उपयोग हैं, उनके बीच में एक बैलेंस या संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बढ़ती हुई डिमांड्स को भी फुलफ़िल किया जा सके और भूमि से अनुकूलतम या आदर्शतम उपयोग भी प्राप्त किया जा सके और भूमि को डिग्रेड होने से भी बचाया जा सके। विभिन्न देश भूमि वर्गीकरण के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। जैसे ब्रिटेन में भूमि वर्गीकरण की पद्धति प्रोफेसर एल.डी. स्टैम्प ने 1931 से 38 के बीच में ब्रिटेन में भूमि उपयोग के मानचित्रों को तैयार करने के लिए भूमि सर्वेक्षण किया, और फिर इस सर्वेक्षण के आधार पर भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए गए। तो जो प्रोफेसर एल.डी. स्टैम्प का मानचित्रकरण के लिए जो सर्वेक्षण हुआ, उसके लिए जो उन्होंने वर्गीकरण पद्धति काम में ली थी, वह थी जंगल व लकड़ी वाले वन, स्थायी चारागाह, जोत योग्य पड़त, अस्थायी चारागाह, पहाड़ियाँ व मोरलैंड, बाग बगीचों के अंतर्गत जो भूमि है वह भूमि, फिर बस्तियां और कृषि अनुपयुक्त भूमि, तालाब, झीलें और अन्य जल राशियों के अंतर्गत भूमि और कृषि भूमि। इन सभी भूमि उपयोगों को उन्होंने अपने मानचित्र पर विभिन्न रंगों के द्वारा प्रस्तुत किया था। तो प्रोफेसर स्टैम्प का जो फर्स्ट भूमि उपयोग वर्गीकरण था, वह इस बात पर था कि वर्तमान में, मतलब उस समय जब सर्वेक्षण हुआ, तब वह भूमि किस उपयोग के अंतर्गत थी। उसके बाद ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और लैंड यूज़ डिपार्टमेंट था, उन्होंने फिर भूमि उपयोग के वर्गीकरण के लिए एक डिफरेंट पैटर्न यूज़ किया, और इस पैटर्न में उन्होंने भूमि की कैपेसिटी को यूज़ करते हुए भूमि गुणवत्ता को अपना आधार बनाया, और इस आधार के बेसिस पर उन्होंने भूमि को 3 प्रमुख संवर्गों में विभाजित किया। प्रथम संवर्ग था उत्तम गुणवत्ता वाली भूमि। इसके अंतर्गत गहन खेती हेतु उपयुक्त भूमि को ऐड किया गया। मध्यम
उपयुक्त भूमि को ऐड किया गया। प्रथम श्रेणी की घास भूमि को उन्होंने ऐड किया और उसके बाद उन्होंने जो सामान्य उपयोग के लिए जो भूमि थी उसको ऐड किया। तो जो ब्रिटिश पद्धति थी उस ब्रिटिश पद्धति के उत्तम भूमि के अंतर्गत ये 4 प्रकार की भूमि रखी गई। फिर उन्होंने जो द्वितीय संवर्ग किया वह था मध्यम गुणवत्ता वाली भूमि। उस मध्यम गुणवत्ता वाली भूमि में उन्होंने हल्की मिट्टी वाली मध्यम श्रेणी की भूमि और सामान्य उपयोग वाली भूमि को इस द्वितीय संवर्ग के अंतर्गत रखा। और जो भूमि वर्गीकरण का तृतीय संवर्ग था वह था निम्न गुणवत्ता वाली भूमि। इसके अंतर्गत भारी मिट्टी वाली कम उपजाऊ भूमि, पर्वतीय या ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी भूमि, हल्की मृदा वाली कम उपजाऊ भूमि और बंजर भूमि को रखा गया। तो इस तरीके से ब्रिटिश भूमि वर्गीकरण में भूमि को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग 3 मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। अमेरिकी भूमि वर्गीकरण पद्धति। अमेरिका ने अपनी भूमि वर्गीकरण जो पद्धति यूज़ करी वह वहाँ के संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय मिट्टी संरक्षण सेवा और कृषि विभाग के द्वारा यह वर्गीकरण किया गया। मतलब नेशनल सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भूमि वर्गीकरण किया गया और इसमें भूमि को 2 प्रमुख संवर्गों और 8 उपवर्गों में विभाजित किया गया। जो 2 प्रमुख संवर्ग थे वे थे कृषि के लिए उपयुक्त भूमि और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि थी उसको 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी की भूमि जो अति उत्तम भूमि थी और जिसमें कृषि विधियां आराम से की जा सकें। द्वितीय श्रेणी की भूमि में उत्तम भूमि थी पर उसमें कृषि कार्यों के लिए कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड थी। तृतीय श्रेणी की भूमि में साधारण उत्तम भूमि जिसके अंदर कुछ विशेष सीमाएं थी उसका कृषि के लिए उपयोग करने में। और चतुर्थ श्रेणी की जो भूमि थी वो कृषि के लिए तो उपयुक्त थी पर वह जो रिक्वायरमेंट्स थे उसमें एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वह कुछ बेसिक क्रॉप्स के लिए ही यूज़फुल या अनुकूल थी। तो इस तरीके से प्रथम संवर्ग जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि था उसको 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया। सेकंड जो मेजर संवर्ग था वह था कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। इसको भी 4 संवर्गों में विभाजित किया गया। पहला पंचम श्रेणी जो कि समतल भूमि तो थी परंतु वह नमी युक्त या पथरीली भूमि थी जिसकी वजह से उस पर कृषि करना संभव नहीं था। षष्ठम श्रेणी की भूमि थी वह खड़े ढाल वाली भूमि थी जिसके या वो ऊबड़ खाबड़ भूमि थी जिसकी वजह से वह खेती के लिए अनुपयुक्त थी या उस पर खेती करने के लिए कुछ संरक्षणात्मक उपायों की आवश्यकता होती है। 7th जो श्रेणी थी वो थी वह भूमि जो अपर्दन के संकट की वजह से जिसमें सॉइल इरोजन की वजह से या सॉइल कैपेसिटी जो डिग्रेड हो गई है उसकी वजह से वो भूमि डिग्रेड हो गई है और एग्रीकल्चर के लिए वो यूज़फुल नहीं है। और अष्टम श्रेणी की जो भूमि थी उसके अंदर दलदल, मरुस्थल, बीहड़ भूमि या उच्च पर्वतीय भूमि को रखा गया है। तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भूमि को 2 प्रमुख वर्गों और 8 उपवर्गों में विभाजित किया।
भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण। भारत का जो भूमि उपयोग वर्गीकरण है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पद्धति से मिलता जुलता है और यहाँ का जो भूमि उपयोग वर्गीकरण किया गया है वह अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया गया है। भारत में भी भूमि को 2 प्रमुख वर्गों और 8 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्गीकरण की तरह ही यहाँ भी भूमि को कृषि योग्य भूमि और कृषि के लिए अयोग्य भूमि में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट है कृषि योग्य भूमि, उसमें 4 उपवर्ग हैं। सर्वोत्तम कृषि योग्य भूमि जो कि समस्या विहीन है, उत्तम कृषि योग्य भूमि, यह बाढ़ से ग्रसित रह सकती है। मध्यम उत्तम कृषि योग्य भूमि, इसमें अपर्दन, बाढ़ से नियंत्रण, जल संरक्षण और उचित प्रवाह प्रबंध की आवश्यकता होती है। और सीमित कृषि योग्य भूमि जिसमें उचित प्रबंध और संरक्षण कृषि के लिए अति आवश्यक है। जो सेकंड संवर्ग था सेकंड संवर्ग है वह है कृषि के लिए अयोग्य भूमि। इसके अंतर्गत पशुचारण हेतु उपयुक्त भूमि, पशुचारण व वनों के लिए उपयुक्त भूमि, फिर वनों के लिए भूमि और वह भूमि जो वन्य प्राणी मनोरंजन या जलापूर्ति संरक्षण हेतु उपयोग की जा रही है, वह भूमि इसके अंतर्गत रखी गई। तो भारतीय भूमि वर्गीकरण भी अमेरिका के भूमि वर्गीकरण के बहुत कुछ समान था। तो इस तरीके से हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और भारत ने अपने अपने भूमि उपयोग सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजना के लिए अपने यहाँ की भूमि को विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों का उपयोग करते हुए वर्गीकृत किया है, जिससे कि भूमि के लिए उपयुक्त आयोजना तैयार की जा सके और भूमि का आदर्शतम उपयोग किया जा सके। So we can see that United States of America, Britain and India have used different patterns of land classification, and by these different patterns of land classification they make plans and they survey the land so that the available land can be used for the best use, and it can be used at an optimum level so that the balance between the increasing demands of population and the limited land can be maintained. Thank you.